नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका एक बार फिर से स्वागत करता है और आज हम अपने वीडियो में एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की छात्राओं से संबोधित होंगे और उनका जो छठा पेपर है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, उसी के अंतर्गत जो हमारा लेसन चल रहा है पृथ्वीराज रासो को लेकर, रासो काव्य परंपरा को लेकर, उसी पर हम आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया है कि रासो काव्य विभिन्न तरह का सामग्री लिए हुए था। वीर काव्य भी था तो श्रृंगार रस वाला भी था, तो धार्मिक भावनाओं से युक्त भी था। विभिन्न तरह के रासो काव्य मिलते रहे और जो हमारे पाठ्यक्रम में जो संकलित है पृथ्वीराज रासो, वो भी हिंदी का सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ हम कह सकते हैं। विवादास्पद इस अर्थ में कि इसकी प्रामाणिकता को लेकर काफ़ी कुछ बहस और काफ़ी कुछ जो बात हुई है, और इसी कारण से कुछ लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं तो कुछ लोग प्रामाणिक नहीं मानते, तो कुछ लोग मानते हैं कि अर्ध प्रामाणिक है। तो इसी को लेकर जो है हमेशा हिंदी साहित्य में एक चर्चा रही है और आपकी परीक्षा के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी प्रामाणिकता से लेकर बनता है। उससे पहले कि अपन इस मुद्दे पर बात करें कि प्रामाणिकता और ये क्या होता है, वह हमें समझना जरूरी है, उस चीज़ को समझना जरूरी है कि कैसे यह प्रश्न खड़ा हुआ और क्या हुआ, और क्या इसके पीछे कौन से रचनाएं जो है वह शामिल हैं और क्या उसमें है। तो ये देखने योग्य बात है कि नामवर सिंह जी के शब्दों को उदाहरण लूँ तो 7वीं-8वीं शताब्दी में देश में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर खूब काव्य लिखे जाने लगे। यानी जो हमारी 7वीं-8वीं शताब्दी थी, आज से 1200 साल पहले, तब ऐसा चलन हुआ कि भाई जो हिस्टोरिकल पर्सन्स हैं उनके ऊपर कविता लिखने की एक प्रथा खूब चली। और वही दौर था जब उत्तर पश्चिम भारत से बहुत सी नई जातियाँ और नए जो है व्यक्तियों का भारत में प्रवेश हो रहा था, और इसके साथ साथ साहित्य के कई नए रूप भी जो है वो अवतरित हो रहे थे। तो इन सब के परिणाम से ये हुआ कि हमारा जो ऐतिहासिक पात्र था उसको एक बहुत बड़ा बनाने के लिए कई बार इतिहास को छोड़ दिया गया, तो कई बार कल्पना का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। और नामवर सिंह जी कहते हैं कि कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण कम। तथ्य यानी फैक्ट, यानी जो कवि उस समय कविता लिख रहा था वो इमेजिनरी चीज़ों को ज़्यादा उसमें ग्रंथों में डाल रहा था, और फैक्ट या तथ्य जो हिस्टोरिकल जो सिद्ध है, जो इनका प्रमाण मिलता है, वो कम डाल रहा था। आगे वे कहते हैं कि संभावनाओं की ओर उसकी रुचि अधिक थी, घटना की ओर कम। उल्लसित आनंद की ओर अधिक झुकाव था और विलसित तथ्यावली की ओर कम। यानी अगर हम इनको सरल शब्दों में समझना चाहें तो उस समय के जो साहित्यकार थे वह अपने साहित्य में कल्पना शक्ति का प्रयोग ज़्यादा कर रहे थे तथ्यों को छोड़कर। वह जिस नायक को केंद्र में रखकर कविता लिख रहे थे उसको लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए उन्होंने इतिहास का भी एक हिस्सा काफ़ी हद तक छोड़ दिया। इस प्रकार ऐसे युग में जो है वह इतिहास कल्पना के हाथों परास्त हुआ। यानी जो जिन रासो ग्रंथों की हम चर्चा करेंगे या जिन पृथ्वीराज रासो की भी अगर हम बात करें, तो इसीलिए उसका ये विवाद या उसकी प्रामाणिकता का प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि कवि ने वहाँ कल्पना शक्ति का प्रयोग बढ़ चढ़कर किया बनिस्पत इतिहास और तथ्य की। ये तो हमें सबको अब लगभग सिद्ध है कि हाँ, चंद्र बरदई पृथ्वीराज के समय एक कवि थे और उन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है। इस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठा है। लेकिन यह जरूर है कि जिस पृथ्वीराज रासो की हम अगर बात करते हैं तो उसमें जो है इतिहास के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में जो है कल्पना का प्रयोग हुआ है। और
ऐसे ग्रंथों में राजा का विवाह, शत्रु की जीत, जल क्रीड़ा, वन विहार, नृत्य गान, ये बातें प्रमुख हो उठी। यानी हमने जो ग्रंथ लिखे उनमें इतिहास की जगह हमने वर्णनों को, विलासित जो प्रस्तुतियाँ थी उनको हमने ज़्यादा उसमें स्थान दिया बनिस्बत तथ्यों के, यानी फैक्ट जो थे हिस्ट्री के हिसाब से, वो कवि ने जो अनुकूल लगे उनको अपनाया, और कई बार जो प्रतिकूल थे, जो उसके नायक की छवि पर आघात कर रहे थे, या जो उसको लगा कि ये मेरे अनुकूल नहीं हो रहे हैं, उनको ऐतिहासिक होते हुए भी छोड़ दिया गया और एक कल्पना लोक में जो है रचना को ले जाया गया। इसीलिए राजा का विवाह, शत्रु की विजय, ये जल क्रीड़ा, ये जो है नृत्य गान, ये सब जो है उन ग्रंथों में बहुत प्रमुख हो गए। राजा होते थे, राजा आपस में लड़ते भी थे, उनके शत्रु भी होते थे, लेकिन ये देखा जाने लगा कि जो कवि जिस राजा का प्रतिनिधित्व करता था या जो उनका था, वह इतिहास को छोड़कर उनकी विजय को बढ़ा चढ़ाकर या उनके पराक्रम का तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता, और जो प्रतिपक्षी राजा होता भारत का, तो उसको जो है ऐतिहासिक तथ्य नहीं दिखाता। इसके कारण कई ग्रंथों में यह समस्या जो है वह खड़ी हुई। काव्य निर्माण, जो काव्य की ऐतिहासिकता है, उनकी जो है वह एक समस्या शुरू हुई। इसी प्रकार हम देखें तो इसके पीछे समस्या ये हुई है हमारे यहाँ कि कभी हमने इतिहास को आधुनिक दृष्टि से नहीं लिया। हमने इतिहास लेखन जो है वह उस तरह से नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए था, और हमने जो हमारे साहित्यकार थे उन्होंने भी ऐतिहासिक व्यक्ति को एक काल्पनिक कथानायक या पौराणिक पात्र का दर्जा देना शुरू कर दिया था, जिससे आगे चलकर साहित्य में प्रामाणिकता का प्रश्न खड़ा होना लगा। यानी अगर वो वस्तुनिष्ठ तरीके से अपने राजा के बारे में कविता लिखते तो शायद प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का प्रश्न उतना नहीं खड़ा होता जितना कि उनके द्वारा अपने नायकों को एक काल्पनिक और पौराणिक, यानी पुराणों में जैसे होता है जहाँ तथ्य गौण हो जाता है और आस्था जो है वो भारी पड़ जाती है, तो वैसा ही कुछ इन जो है कवियों ने जो है वह किया। और वही पृथ्वीराज रासो के साथ भी हुआ कि उसमें इतिहास जो है वह उस मात्रा में नहीं आ पाया। कवि ने इतिहास का प्रयोग जो है वह उस तरह से नहीं किया फैक्ट की दृष्टि से, बल्कि जो है उन्होंने इतिहास का प्रयोग जो है वह कल्पना शक्ति के द्वारा अपना जो है वह ज़्यादा किया। और अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐतिहासिक व्यक्तियों का चरित्र लिखा जाता है तो उस तरह से इतिहास की दृष्टि से काम नहीं लिया जाता, और ये भी हो जाता है कि वह रचनाएं, हम ये कह सकते हैं कि भाई साहित्य, चूँकि वो साहित्य है, वो काव्य है, वो रचनाएं हैं, तो वो इतिहास तो है नहीं, लेकिन फिर जब उनकी प्रामाणिकता का प्रश्न खड़ा किया जाता है तब जो है वह मुश्किल होती है। होना ये चाहिए कि साहित्य को साहित्य की दृष्टि से ही देखा जाए, उसको हमें बार बार इतिहास की कसौटी पर जो है कसने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अक्सर यही करते हैं कि साहित्य को जो है वह इतिहास की दृष्टि पर खड़ा करने का प्रयास करते हैं, और जबकि कई बार क्या होता है कि इतिहास में वो चीज़ें नहीं आ पाती जो साहित्य में आ जाती है। तत्कालीन साहित्य में इतिहास कई बार चीज़ों को छोड़ देता है, उनको जो इतिहासकार को अनुकूल नहीं लगती, लेकिन साहित्यकार कई बार ऐसी चीज़ों को जो है वो अपने साहित्य में जगह दे देता है। तो ये जो चीज़ होती है, तो उसी प्रकार साहित्यकार भी कई बार अपने साहित्य, अपनी कविताओं में, काव्य में इतिहास की कई चीज़ें जो उसको अनुकूल नहीं लगती है या वो उसके नायक की छवि पर आघात करने लगती है, तो वो जो है वो इन चीज़ों को छोड़ देता है और वहीं से
उस ग्रंथ की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की बात शुरू होती है। ये जो हमारा जो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर जो सवाल है, मैं ये आपसे 200% कह रहा हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब कोई परीक्षक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब हम प्राय विवादास्पद की ओर ज़्यादा जाते हैं। तो दो प्रश्न जो है वो पृथ्वीराज रासो से हमेशा पूछे जाते हैं, या उनको शब्दों का दूसरा अदल बदल करके जरूर पूछे जाते हैं। एक पृथ्वीराज रासो का काव्य सौंदर्य, और दूसरा जो है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता। प्रश्न यही दो जो है अक्सर पूछे जाते हैं। शब्दों को जरूर परीक्षक घुमा फिरा सकता है, वो हम अपने जो उस समय की बुद्धि से अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रहेगा कि हाँ ये क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन मूल में उसके सवाल जो है, क्योंकि बाद के ग्रंथों में इतना विवाद नहीं हुआ, बाद के जो भक्ति काल के ग्रंथ हैं उनमें प्रामाणिकता और उसका इतना बड़ा प्रश्न खड़ा नहीं हुआ जितना हिंदी में केवल एक इस अकेले ग्रंथ से जो है वह प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का सवाल उठता है। तो जब भी हम इस प्रश्न को देखेंगे या इस विषय पर बात करें, तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि कवियों के द्वारा अपने नायक को एक पौराणिक पात्र बनाने के लिए या बहुत बड़ा नायक बनाने के चक्कर में कई बार ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा हुई है, और कई बार इतिहास द्वारा भी साहित्य की उपेक्षा हुई है। तो इसलिए जो है इन ग्रंथों में जो है प्रामाणिकता का प्रश्न खड़ा होता है, और वो कोई भी ग्रंथ किसी भी भाषा में हो सकता है। तो यह जो है आज के इस व्याख्यान में हमने बात की थी कि जो है तत्कालीन जो ऐतिहासिक ग्रंथ जो थे वो जो नायकों पर लिखे जाने लगे, तो उनके अंतर जो है कैसे कल्पना और इतिहास का एक कॉम्बिनेशन हुआ, एक जिसके कारण आगे जाके ये प्रश्न खड़ा होता है। और आगामी कक्षाओं में हम जो है पृथ्वीराज रासो पर और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।